हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे प्रासरण और प्रासरण दाब। इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं तो अपना जो ये टॉपिक है, ये अपन सबसे पहले विसरण की बात करेंगे कि डिफिजन क्या होता है। डिफिजन क्या होता है बेटा? विसरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? वैसे बायोलॉजी में ही पढ़ने को आता है, लेकिन जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो नहीं पढ़ेंगे, उनको तो यहीं पढ़ना पड़ेगा। तो विसरण का प्रोसेस अपन समझते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, तो वो कहलाता है विसरण कहलाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? दो बार सुनिए। किसी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ और गमन करना ही विसरण कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगरबत्ती जलाते हैं अपन, तो अगरबत्ती का जो धुआं उठता है वो स्थान है मेन अगरबत्ती का, तो वहाँ पे सांद्रता कंसंट्रेशन है वो उसकी ज़्यादा है और कमरे में कम है। अब विलय कौन सा हुआ? अगर ऐसे भी देखें तो वो जो हवा का इन्वायरमेंटल है वो, और वो क्या हुआ? विलय हुआ। अब वो उसमें कमरे में फैलेगा। फैल कौन रहा है? वो पदार्थ। पदार्थ के उच्च सांद्रता से इधर सांद्रता उसकी निम्न है, इधर धुआं कम है, तो जहाँ धुआं नहीं है उधर आने की कोशिश करेगा वो। तो ये क्या कहलाया? विसरण। दूसरी भाषा में अगर इसे साइंस की भाषा में समझते हैं तो अपन देख लेते हैं। अपन यहाँ पे मेरे पास मान लो ये कोई पात्र है और इस पात्र में क्या है बेटा? ये जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। इस पात्र में जल भरा हुआ है। अब इस जल के पात्र में मैं क्या करता हूँ, जो कंसंट्रेट या सांद्र के एमएनओ4 मिला देता हूँ। अब के एमएनओ4 कौन से कलर का होता है? बैंगनी कलर का होता है। बैंगनी कलर। तो जैसे ही मैं इस पात्र में जो ये जल है इसमें कंसंट्रेट KMnO4 मिलाऊंगा, पोटेशियम मैग्नीज मिलाऊंगा, तो ये क्या करेगा? इस जल में घुल जाएगा। तो इसकी जो सांद्रता होगी वो उच्च होगी, तो वो किस में? ये विलय का काम करेगा, ये विलय का काम करेगा। ये पदार्थ है, तो ये पदार्थ जहाँ होगा, अब ये घुलेगा, तो जहाँ से जैसे ही मैं इसे यहाँ डालूंगा, इस समय जैसे ही मैंने यहाँ से इसकी धार डालना शुरू किया, तो यहाँ पे ये धार है इसकी, ये हायर कंसंट्रेशन है, लेकिन ये धीरे धीरे इस पूरे पात्र में फैल जाएगा, सारी जगह इसमें फैल जाएगा। तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि जो ये पदार्थ है, इस पदार्थ के अणु हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं। इसके अणु किसके? इस पदार्थ के। तो क्या हो जाएगा बेटा? जैसे देखो, विलयन बन जाएगा। विलयन बन जाएगा तो विलयन में क्या होगा? ये विलयन बन गया। विलयन में बैंगनी रंग सर्वत्र फैल जाएगा। सर्वत्र फैल जाएगा। ठीक है, सर्वत्र फैल जाएगा। तो पोटेशियम जो परमैंगनेट है, ये क्या है? इस पात्र में पूरे में फैल जाएगा और कौन सा हो जाएगा? बैंगनी कलर का हो जाएगा। तो विसरण की परिभाषा है अपन क्या दे सकते हैं? जैसे देखो, आप इसे पढ़ो, ठोस या द्रव या गैस, किसी के भी पदार्थ हो सकते हैं। ये सारे पदार्थ है या द्रव्य है। ठोस, द्रव या गैस के अणुओं का उच्च सांद्रता क्षेत्र से, ये उच्च सांद्रता क्षेत्र से, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक बात? तो नोट करिए आप इसे। बात करते हैं अपन आगे प्रासरण की। ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस देख लेते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास ये एक ऐसा पात्र है, पात्र समझो आप इसे, जिसमें मध्य में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं SPM, मतलब सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन। सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन या
अर्धपारगम्य झिल्ली। इस झिल्ली को इसके मध्य में लगा देता हूँ मैं, और इधर ले लेता हूँ मैं जल। ये जल भर दिया मैंने। क्या भर दिया बेटा? इस साइड में जल भर दिया मैंने। ये जल भरा हुआ है इसके अंदर। जल भरा हुआ है। और इधर क्या है? इधर जल भी है और NaCl भी है। मतलब इसका क्या है? सॉल्यूशन है, विलयन है, दोनों भरा हुआ है। विलयन है या सॉल्यूशन है या नमक मिला हुआ जल है। तो सांद्रता किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, तो इसे विलयन कहूँगा मैं। ये विलयन लो, ये विलयन है बेटा। तो जैसे ही मैंने इसके मध्य में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई तो ये दो पात्र बन गए। एक पात्र को मैं नाम दे देता हूँ A और दूसरे पात्र को मैं नाम दे देता हूँ B। ठीक बात। इसे में जो ये जल है ये शुद्ध जल है, शुद्ध द्रव है। और शुद्ध द्रव या जल होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? विलायक। तो यह क्या है बेटा? विलायक। और ये क्या है? शुद्ध नहीं है। जल में क्या मिला हुआ है? नमक मिला हुआ है। तो इसे क्या कह सकता हूं मैं? विलयन कह सकता हूं इसे। अब ये बात तो हमारी खत्म हुई। अब बात करते हैं अपन कि जो ये शुद्ध विलायक के अणु हैं ये क्या करेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली को क्रॉस करके, इसको पार करके ये इधर जाने की कोशिश करते हैं या जाते हैं। लेकिन जो ये विलेय है, विलेय के कण इसमें इधर नहीं आ सकते। केवल विलायक के कण ही विलयन में जा सकते हैं। ठीक बात है। तो मैं इसे ये भी कह सकता हूं। तो बच्चों ये जो विलायक है तो विलायक के कण क्या होंगे? अणु जो होंगे वो अर्धपारगम्य झिल्ली से इस विलयन की साइड में आ जाएंगे। लेकिन ये जो विलेय के कण है, विलेय के कण इधर नहीं आ सकते। ठीक बात है। तो मैं ये जो विलायक है, यहाँ पे विलाय की मात्रा अधिक है तो मैं इसे विलयन तो नहीं कह सकता ना, या विलयन भी कहूँगा तो बहुत कम, निम्नतम विलयन बोलूँगा, निम्नतम विलयन, या क्या बोलूँगा? उच्चतम विलायक। तो इसे मैं बोलता हूँ उच्च विलायक की विलायक की अधिक सांद्रता। ये विलायक की अधिक सांद्रता वाला हिस्सा है। या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, विलयन नहीं है यहाँ पे, विलयन की कम सांद्रता। विलयन की कम सांद्रता। और इस वाले को क्या बोलूँगा बेटा? विलयन ज़्यादा है यहाँ, तो विलयन की अधिक सांद्रता। विलायक की कम सांद्रता। ठीक बात। यानी कि ये जो हिस्सा है इसको मैं विलायक की अधिक सांद्रता वाला हिस्सा बोल सकता हूँ, या इसको क्या बोल सकता हूँ? विलायन की कम सांद्रता वाला हिस्सा। क्योंकि विलायन तो है ही नहीं यहाँ, तो विलायन की कम सांद्रता वाला। यहाँ विलायक बहुत कम होगा, विलायक इधर ज़्यादा है, तो इसे विलायक की कम सांद्रता वाला हिस्सा बोल सकता हूँ। या इसको बोल सकता हूँ विलयन की अधिक सांद्रता वाला हिस्सा, या इसको बोल सकता हूँ विलायक या जल या विलायक। अब देखो इसकी दो तीन परिभाषा है, इसे ये समझना है अपन को कि बुक्स में लिखी रहती है, बच्चे इधर उधर होते रहते हैं। इसको मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ कि जल के अणु डायरेक्ट, ये भी बोल सकता हूँ जल के अणु विलयन की तरफ विलयशील है, यानी कि गमन करते हैं। ठीक सेंटेंस है। मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ कि विलायक अधिक सांद्रता से विलयन की कम सांद्रता
की तरफ गमन करता है। या इसे मैं ये भी बोल सकता हूँ, विलायक की अधिक सांद्रता से विलयन की कम सांद्रता की ओर गमन करता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, विलयन की कम सांद्रता वाले अणु विलयन की तरफ गमन करते हैं। यानी कि इसे छोड़ो आप, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की तरफ गमन कर जाते हैं। इसे मैं ऐसे समझता हूँ, आप इस पीएम को पार करके। तो इसे अब जो अपन ने लिखा है उससे समझो आप इसे क्या परिभाषा होगी इसकी। जैसे इसे पढ़ो अपन, विलायक के अणुओं का, विलायक के अणु, ये विलायक के अणु है बेटा, अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि एसपीएम से होते हुए, एसपीएम से होते हुए अपनी अधिक सांद्रता से, अपनी यहाँ पे क्या है, विलायक की सांद्रता क्या है, अधिक है, विलायक की अधिक सांद्रता है, विलायक की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, इधर विलायक की कम सांद्रता, ये विलायक की कम सांद्रता, विलायक की कम सांद्रता की ओर जाना ही परासरण कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। एक डेफिनेशन तो ये होती है इसकी। या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे देखो, विलायक के अणुओं का ये विलायक के अणु है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन की निम्न सांद्रता से, विलयन की निम्न सांद्रता है ये ध्यान रहे, विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, किसकी, विलयन की उच्च सांद्रता की ओर जाना ही परासरण कहलाता है। ठीक बात, ये बात समझ में आई। दूसरी बात करते हैं अपन, जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, वो फिनोल या पोटेशियम फेरोसाइनाइट, पोटेशियम फेरोसाइनाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा ये, या तो फिनोल की बनी होगी या पोटेशियम फेरोसाइनाइट की बनी होती है, जिसमें विलायक के कण गुजरते नहीं है लेकिन विलायक के गुजर जाते हैं। वैसे अगला सेंटेंस फिर अपन ने लिखा है, बनी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली में से केवल विलायक के अणु ही गुजरते हैं, विलय के नहीं। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि इसकी जो ओस्मोसिस है, परासरण है, इसकी परिभाषा क्या होती है। आप इसे नोट करो। अब मैं आगे लेता हूँ परासरण दाब, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है अपना, इसे अपन देख लेते हैं, परासरण दाब क्या होता है। अब बच्चों जो परासरण दाब है, परासरण दाब की बात कर लेते हैं अपन। परासरण दाब, ये क्या होता है हमने देखा पहले कि परासरण क्या होता है, कि जल के अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली को भेदते हुए विलयन में मिल जाना क्या कहला रहा था, परासरण कहलाता। या ये यूँ कह सकते हैं, विलायक की उच्च सांद्रता से निम्न अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए विलयन में चले जाना ही क्या कहला रहा था, परासरण कहला रहा था। तो अब एक बात सुनो आप, जल के अणु इधर जा रहे हैं, अपन ने देख लिया, यहाँ पे नमक मिला हुआ जल है, यानी कि विलय मिला हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये पात्र है इसमें दोनों साइड में पिस्टन लगा देता हूँ। ये दोनों तरफ मैंने पिस्टन लगा दिए। अब जैसे मैं ये पिस्टन लगाया तो इस पिस्टन को मैं नीचे दबाता हूँ, यहाँ से ये नीचे दब रहा है पिस्टन। जैसे ही मैं इसे नीचे दबाऊँगा, ऐसे लाऊँगा तो ये जल है, इस जल के अणु किधर गति करेंगे, इधर ही गति करेंगे, स्वाभाविक है, इधर की ओर गति करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको रोक देता हूँ, लेकिन जो ये P2 है, ये पिस्टन है, इसको मैं इधर रोकता हूँ, इधर से दबाता हूँ। अब जैसे ही मैं इसे यहाँ से प्रेशर डालता हूँ, इस पे को दबाता हूँ, तो जो ये विलायक के अणु इधर विलयन की तरफ जागृषित हो रहे थे, तो ये विलायक के अणु में कमी आएगी। अब क्यों इधर से दाब लग रहा है तो ये धीरा मंदा पड़ेगा थोड़ा थोड़ा,
यानी कि इनकी गति है वो कम होगी, धीरे धीरे जाने की प्रवाह की गति में क्या आएगी, रुकावट आएगी। जैसे ही मैं इधर से दाब पटकूँगा तो इधर कमी आएगी। ठीक है। दूसरी बात अगर अपन देखते हैं तो कि जो ये होता है विले के कण, विले के कण में मान लो इसमें ज़्यादा विले मिला देता हूँ और नमक मैंने इसमें मिला दिया, नमक बढ़ा दिया, और अपन जानते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ नमक मिला रहा हूँ, यहाँ नमक मिला रहा हूँ, तो ये क्या करेंगे, इधर जल का अणु इधर जाने की कोशिश करेंगे, उसे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मतलब वही अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने की कोशिश करता है। तो इसे रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर प्रेशर लगाऊंगा, फिर प्रेशर लगाऊंगा। तो ये जो दाब लगाते हैं अपन, ये लगने वाला अतिरिक्त दाब है, यही कहलाता है परासरण दाब, परासरण दाब, बस और कुछ नहीं है, यही परासरण दाब होता है बेटा। एक लाइन इसकी आप लिख लो, वह इसकी परिभाषा आप एक लाइन में आप लिख सकते हो, ये लिख लो केवल, परासरण की, या ऐसे लिखो इसे बेटा, ऐसे लिखो इसे, वह दाब जो परासरण की क्रिया का विरोध करता है, वह दाब जो परासरण की क्रिया का विरोध करता है, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक बच्चों, या इसको आप ये भी कह सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, विलायक के अणुओं को विलयन की तरफ अणुओं की गति को विलयन की तरफ जाने से रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। विलय के अणुओं की गति को विलयन की तरफ जाने से रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। दो बार सुन लो बच्चों इसे। देखो ये परासरण दाब है, हमारे पास यही वो प्रोसेस है। पहले क्या है, एसपीएम है, अर्धपारगम में झिल्ली लगी हुई है। इधर क्या है, विलायक है। इधर क्या है, विलयन है। विलयन में विलय के अणु के रूप में क्या लिया है अपन ने, नमक लिया है। अब जैसे ही ये विलायक के परासरण किसे कह रहे थे अपन, जल के अणु का विलय की तरफ अग्रसित होना ही क्या कहला, अर्धपारगम में झिल्ली को भेदते हुए विलयन में मिल की तरफ जाना ही क्या कहला रहा था, परासरण कहलाता है। दूसरी बात, हमने दो पिस्टन यहाँ पे लगाए, एक का नाम हमने रखा P1, दूसरे का नाम रखा अपन ने P2। जैसे ही मैं P1 को दबाऊंगा तो विलायक के अणु विलयन की तरफ अग्रसित होने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं नहीं लगाता हूँ। जैसे ही मैं P2 लगाता हूँ तो जो विलायक के अणु हैं वो जो विलयन की तरफ जा रहे थे, जैसे ही मैंने ये दाब लगाया तो इनमें गति में रुकावट आएगी। जल के अणु की गति में रुकावट उत्पन्न होगी, यानी कि ये धीमी गति से जाएंगे। अब
यानी ये समझो ये पहले 100 की स्पीड में जा रहे थे, अब 50-60 की में जाएंगे। फिर मैंने इसमें विलय के अणु मिला दिए और विलय के अणु मिला दिया। जैसे जैसे मैं विलय बढ़ाता हूँ इधर से विलायक जाने की कोशिश करता है, फिर विलय बढ़ाता हूँ फिर विलायक जाने की कोशिश करता है, फिर मैं उसको किससे रोकता हूँ, दाब से रोकता हूँ, दाब से रोकता हूँ। ठीक बात है। अब इन दोनों में विलायक और विलय दोनों में अंतर आ गया। इसकी सांद्रता अलग हो गई, इसकी सांद्रता अलग हो गई। इन दोनों की जो सांद्रता है, इसका जो ये अंतर है, ये कहलाता है अणुसांख्यिकी गुणधर्म। इसलिए एक बात ये भी है कि जो प्रासरण दाब की क्रिया है वो अपने आप में एक अणुसांख्यिकी गुणधर्म है। ये चौथा पॉइंट चल रहा है आपका अणुसांख्यिकी गुणधर्म में। ठीक बात है ये भी। तो ये अपनी ये बात होती है, जो ये अतिरिक्त दाब लगाते हैं प्रासरण दाब कहलाता है। तो क्या लिखा अपन ने, वह दाब जो प्रासरण की क्रिया का विरोध करता है, यानी कि ये जो प्रासरण की क्रिया हो रही है इसका जो विरोध करता है क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। ठीक बात। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों अपन कि विलय के अणुओं की गति को विलयन की तरफ जाने से रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब प्रासरण दाब कहलाता है। ठीक बात है। अब एक बात ये भी लिख लो, प्रासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं, पाई से दर्शाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये प्रासरण दाब है ये टेम्परेचर और ये जो सांद्रता है दोनों पे डिपेंड करेगा। इसे अगली क्लास में समझेंगे। अब आगे जो पॉइंट पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे प्रासरण दाब के प्रकार और इसके नियम। आज की क्लास हम थोड़ी सी छोटी पढ़ेंगे बच्चों। ओके, कल की क्लास अच्छी क्लास करेंगे, फिर बड़ी क्लास करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू बच्चों।